एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स लर्न विथ राहुल में। और मैं हूं राहुल पांडे आपके साथ। आपको आज मैं बताने वाला हूं एक चैप्टर 12th का जिसका नाम है, और ये एक पोएम है जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये लिखा गया है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। और इसको जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में, जो अगर आपने मिस किया होगा तो आप इससे पीछे वाले वीडियोस में जा कर के और उसको अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने आपको थीम बताया था, मैंने उसमें और भी कई चीज़ों के बारे में बताया था, है ना। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इसका डिटेल्ड करने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ। आप इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आशा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो है वो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। मैंने आपको पहले भी पोएट के बारे में थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करवाई थी आपको, है ना। और इस वाले वीडियो में मैं आपको इस पोएम का डिटेल बताने वाला हूँ, है ना, या समरी को मैं डिटेल्ड करने वाला हूँ। इसमें 4 स्टेंजर्स हैं, है ना। इसमें कितने स्टेंजर्स हैं? 4 स्टेंजर्स, है ना। पहला जो स्टेंजर है वो स्टार्ट होता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहाँ से लेकर के, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, है ना, ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिश। तो ये इतना जो लाइंस हैं, इन सभी लाइंस को हम लोग अभी समझने वाले हैं, और यहाँ से पोएट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इनइक्वालिटी और जो एजुकेशन की स्थिति है उन सभी चीज़ों को हिट करता हुआ दिखता है ये पोएम। सिमिलरली अभी हम लोगों को यहाँ पर जानने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो कुछ ऐसा है कि ये जो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वहाँ पर उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में जो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं उनके बारे में, है ना। तो द स्लम चिल्ड्रन जो हैं, है ना, उनका जो चेहरा है वो जो दिख रहे हैं वो बड़े ही पैथेटिक दिख रहे हैं। मतलब बड़े ही दयनीय स्थिति में वो दिख रहे हैं। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे रूटलेस वीड्स हों। मैंने आपको पहले भी बताया था रूटलेस वीड्स के बारे में, जो एक सिमिली है ना, अनवांटेड प्लांट्स की तरह वो आपको देखने को मिलेंगे। या रूटलेस वीड्स कहने का यहाँ पर मीनिंग ये है कि वैसे क्रिएचर्स, या आप कह सकते हैं कि वैसे बच्चे जो अनवांटेड हैं, जिनका सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं है, सोसाइटी के लिए वो बिल्कुल ही अनवांटेड हैं, है ना। ऐसा उनका चेहरा हुआ क्यों है? ऐसा उनका चेहरा इसलिए हो गया है क्योंकि न्यूट्रिशंस उनको मिले नहीं हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशंस कहने का मतलब है कि उनको अच्छे से खाने पीने को मिला नहीं है। उसके बाद जैसे ही हम लोग अगले लाइन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, वेट डाउन हेड, ये जो है वो इमेजरी को दिखाता है ना। यहाँ पर एक लंबी लड़की के बारे में बात की गई है। पोएट ने एक लंबी लड़की के बारे में बात किया है जो दबी हुई है किसके अंदर? तो पॉवर्टी के अंदर, है ना। मतलब पॉवर्टी का जो बोझ है, जो गरीबी का बोझ है उसके सर पे, वो उसको बिल्कुल झुका के रखा हुआ। उसका सर जो है, उसका गर्दन जो है वो झुक गया है ना। ये चाहे उसका मिसफॉर्च्यून कहें या उसके लिए जो भगवान ने फिक्स किया है, या आप कह सकते हैं कि उसका जन्म जिस सोसाइटी में हुआ है उसका ये कोई कहीं ना कहीं मिस फॉर्च्यून ही है उसके लिए। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे वाले लाइन में बढ़ते हैं, आगे वाले लाइंस को पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक और ऐसा लड़का बैठा हुआ है जो पेपर सिमिंग है। पेपर सिमिंग कहने का क्या मीनिंग हुआ? तो एक्सट्रीमली वो थीन है ना, बहुत ही पतला लड़का है ना। उसकी आंखें जो हैं वो चूहे की तरह हैं, चूहे की तरह आंखें हैं। मतलब ये चूहे की तरह आंख कह करके और पोएट आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो डिप्राइव्ड है ना, ऑफ ऑल बेसिक एमिनिटीज़, है ना। मतलब जितने भी उसकी क्या उसको कह सकते हैं, बेसिक माने जो आधारभूत जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए थी, है ना, वो उसको मिल नहीं पा रही हैं, है ना। वो क्या कर पा रहा है? वो उन सभी चीज़ों से वंचित रह जा रहा है ना। और क्या है? ही इज़ नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है ना। और जब हम आगे इसमें देखेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा, जैसे आप देखते हैं कि ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, है ना, रिसाइटिंग ऑफ फादर्स, है ना,
ग्रेनेल्ड ये डिजीज़, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वह कई बीमारियों को, कई रोगों को क्या करता है, तो ढोता है, अपने पिता से इनहेरिट करता है ना। और उसके ये जो अपने पिता से उसको जो बीमारियां मिली हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो वो हैं ट्विस्टेड बोन्स की, और क्या है, एक पोवर्टी की भी बीमारी हो सकती है, मतलब कि एक ऐसा दोष जो पोवर्टी है उसको भी वो ढो रहा है ना। और क्या है, तो डिस्टॉर्टेड बोन्स हैं, मतलब अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगी बात कि जो उसके बोन्स हैं वो अभी विकसित नहीं हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि बोन्स बिल्कुल ही टूड़े मुड़े से बोन्स उसके हैं, उसकी हड्डियां हैं, है ना। और क्या है, वह अपने पेरेंट्स की तरह ही सिक है ना, बीमार है। अब उसके बाद एक और स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिस स्टूडेंट की ओर देखने के बाद हमें थोड़ी राहत मिलती है ना, जो बैक बेंच पे बैठा हुआ है ना। वो क्या कर रहा है, वो सपने देख रहा है ना। किस चीज़ के सपने देख रहा है, कि उसका फ्यूचर जो है, उसका जो भाग्य है ना, या उसका भविष्य जो है वो शायद अच्छा हो सके, उसके लिए वो फ्यूचर में या फ्यूचर के लिए वो सपने देख रहा है, ड्रीमिंग कर रहा है, ड्रीम देख रहा है ना। और क्या है, वह अपने ही दुनिया में खोया हुआ है। वह अपने ही दुनिया में खोया हुआ है। वह बाहर में खेल रही गिलहरियों को देखता है ना, या गिलहरी के गेम को वो देख रहा है, खेलों को देख रहा है, और वो फ्रीली उनके जैसा ही खेलना चाहता है। और वह अपने इमेजिनेशन में, वह अपने मन में वो सोचता है, वो सपने देखता है कि चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं, या पेड़ों के बीच में एक रूम है, घर है, अर्थात वह खुद को गिलहरी की तरह महसूस करता है, और वह अपने आप को गिलहरी ही बताना चाहता है, और गिलहरी की तरह ही फ्रीडम वो चाहता है। चलिए, तो अब अगले स्टेंजा की ओर हम लोग, ये है आपका दूसरा स्टेंजा, है ना, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम का, ठीक है ना। तो दूसरे स्टेंजा को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यह दूसरा स्टेंजा जो है वो शुरू होता है ऑन सार क्रीम वॉल्स से लेकर के कहाँ तक, तो केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। जैसे जैसे हम लोग आगे अभी इस वीडियो में बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोगों को लास्ट में वो देखने को मिलेगा। ये सेकंड स्टेंजा जो है इसमें आपको देखने को मिलता है कहाँ से, तो ऑन सावर क्रीम वॉल्स से लेकर के कहाँ तक, तो फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग अभी देखने वाले हैं, है ना। कहता है सबसे पहले तो कि इसके कुछ लाइंस जो ऊपर वाले हैं उनको समझना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आपको आते हुए दिखेंगे, है ना। पेल क्रीम वॉल्स, ये सार क्रीम वॉल्स जो यहाँ पर है ना दिख रहा है, वो आखिर है क्या बच्चे। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सार वॉल है ना, ये जो दीवार जो बिल्कुल ही क्या हो चुका है, एक तरह से कहिए कि पेल पड़ चुका है, पीलापन आ चुका है, ये बहुत पहले पेंट किया गया था, है ना। और वो भी पेंट किया गया था किससे, डोनेशंस से। जो कुछ लोगों ने डोनेशन दिया था, उस डोनेशन से ये क्या किया गया था, तो इसको पेंट किया गया था, है ना। और क्या है, जिसके कारण चूंकि यह जो है वो पेल दिखने लगा है, पीला दिखने लगा है, बिल्कुल ही भद्दा सा दिख रहा है, इसीलिए यह बिल्कुल ही उदास करने वाला है, दुखी करने वाला है ना। और क्या है, तो शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट भी वहाँ पर लगा हुआ है, अर्थात शेक्सपियर का एक क्या लगा हुआ है, तो पिक्चर भी लगा हुआ है, जिसको देख करके। और ये आखिर अच्छा, इसका जो है वो प्रभाव उन बच्चों पर कैसे पड़ेगा, वो बच्चे उसके बारे में क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। आगे वाले जो स्टेंजास हैं उसमें हम लोग इसको देखेंगे, है ना। ये वास्तव में एक आयरनिकल है ना, आयरनिकल लाइन्स हम लोगों को देखने को मिलता है ना। आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर कोई सीरियस टीचिंग होती नहीं है, इस एलिमेंट्री स्कूल में कोई सीरियस टीचिंग नहीं होती, बट हम लोग देख क्या रहे हैं कि वहाँ पर शेक्सपियर का एक पिक्चर लगा हुआ है, एक पिक लगा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर एक सिविलाइज्ड होम्स, ये एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। और क्लाउडलेस एट डाउन, ये जो शब्द हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर मोनोटोनस लाइफ है बच्चों का, या वहाँ की जो लाइफ है वो बिल्कुल मोनोटोनस है ना। और क्या है, तो जो बच्चे हैं, है ना, उनको
ब्यूटी, जो वहाँ की खूबसूरती है, वो खूबसूरती कभी उनको देखने को मिलेगी नहीं। यहाँ पर आप देखते हैं बेलेड फ्लावरी, है ना, और टाइरोलीज वैली, ये सब जो है वहाँ की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें उनके लिए क्या हैं, तो कभी ये चीज़ें उनके लिए ट्रूथ नहीं हैं, या कभी वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं कंक्रीट वॉल से, कंक्रीट सराउंडिंग है उनके चारों तरफ, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंक्रीट है ना, और उसके चारों तरफ या बच्चों के चारों तरफ वो कंक्रीट वॉल जो है वो घिरा पड़ा है। यहाँ पर ये जो वैली के बारे में बताया गया है, ये सभी खूबसूरती को दिखाने के लिए दिखाया गया है ना, जहाँ पर कैसे फ्लावर्स हैं, तो खूबसूरत फ्लावर्स होंगे, लेकिन वो बच्चे कभी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा पोएट बताने की कोशिश करते हैं। आगे कहता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, वेस्ट हैं, है ना, इसके बारे में या इनकी बात करना भी बेकार है ना, उन बच्चों के साथ। इसका मतलब ये, जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, ये लाइन सीधा सीधा क्लियर कर देता है ऊपर के सारी सभी चीज़ों को। ये कहता है कि जो उनका फ्यूचर है, उनका भाग्य जो है या भविष्य जो उनका है ना, जो भविष्य या आने वाला समय है उन बच्चों के लिए, वो टोटली पेंट किया गया है या पेंटेड है फॉग से। अच्छा, अब फॉग का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि ब्लर्ड है, वो क्लियर नहीं है कि आगे उनको करना क्या है, फ्यूचर में करना क्या है ना। वो एक शानदार आसमान के जगह पर एक नैरो स्ट्रीट देखते हैं, है ना, मतलब उनको एक नैरो स्ट्रीट से आगे बढ़ना है, एक लीड स्काई देखते हैं, कहने का ये मतलब है कि एक डार्क और डल स्काई वो देखने को उनको मिलता है ना। ये जो रिवर्स हैं, ये जो केप्स हैं, ये जो स्टार्स हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये चूँकि नेचुरल ब्यूटी हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए इनका कोई मायना नहीं है। अब हम लोग तीसरे स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग तीसरे स्टेंजा की ओर बढ़ेंगे तो तीसरा स्टेंजा जो स्टार्ट होता है वो सॉरली शेक्सपियर इज़ वीक्ड। यहाँ पर जो पीछे मैंने आपको बताया था शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के फ़ोटो के बारे में, उस फोटो के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये शेक्सपियर जो है या शेक्सपियर के जो फ़ोटो लगा हुआ है उस फोटो का आखिर यहाँ पर मीनिंग क्या है। तो जो थर्ड स्टेंजा है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। शेक्सपियर का जो फोटो है उसको देख करके वो बच्चे उसे विक्ड समझते हैं, है ना, उसे देखकर उसे बच्चे क्या समझते हैं, तो विक्ड समझते हैं, है ना, और बेकार समझते हैं। वहाँ पर उनके लिए मैप जो है वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, बिल्कुल ही बेकार का एग्जाम्पल है ना। और क्या कहता है कि ये जो यहाँ पर सीप्स हैं, सन है, लव है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या एक माने बच्चों के लिए जॉय और हैप्पीनेस का चीज़ हो सकता था, लेकिन बच्चे इन चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं, है ना, वंचित हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं द सीप, सन एंड लव ये जो है वो सिंबलाइज करता है किसको, तो जॉय को, हैप्पीनेस को। लेकिन क्या है कि इन बच्चों को अगर एक्सपीरियंस करना भी है तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस वो नहीं करेंगे, वो किन चीज़ों का अनुभव कर पाएंगे, ऐसा लगता है पोएट को कि हंगर और पॉवर्टी, बस यही केवल वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके अलावा और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना, उनको टेम्प्ट किया जाता है, उनको अंदर से एक टेम्पटेशन होती है क्या करने के लिए, तो कुछ गलत तरीके अपनाने के लिए, जिसमें कि स्टीलिंग है ना, वो क्या करते हैं, वो चोरी करने के बारे में भी सोचते हैं, अर्थात तो उनके लिए चोरी करना भी माने एक चीज़ है या एक बात है जो उनको टेम्प्ट किया जाता है कि तुम अपने क्या, तो अपने अंदर की इच्छाओं को अगर पूरा करना चाहते हो तो यू विल हैव टू डू द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, मतलब इस तरह के रॉन्ग मीन्स को भी आपको अपनाना पड़ेगा। अब देखिए आगे वाले लाइंस पे जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही शानदार से चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पोएट कहता है कि जो बच्चों का जो जीवन है, जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, उनका जीवन आखिर कैसे बीत रहा है, तो पाइल्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स,
मतलब जो वेस्टेज हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, उनके बीच में उनका जीवन बीत रहा है ना। अब इसके लिए कुछ जो है वो हम चीज़ों को समझेंगे, है ना। मतलब उनका जीवन जो है पूरी तरह से फुल ऑफ डर्ट एंड गार्बेज है ना। उनके जीवन में केवल गार्बेज आपको देखने को मिलता है, अर्थात चारों तरफ वो जिस माहौल में रह रहे हैं वो भी बिल्कुल बेकार का माहौल है ना। वो स्पेक्टिकल्स, जो चश्मा पहनते हैं वो भी स्टील का चश्मा है ना, जिसके ग्लास जो है वो मेंट किए हुए हैं, अर्थात बनाए गए हैं। कहीं से वो टूट फूट गया होगा तो उसको शायद उन्होंने बनाया होगा, है ना। और आगे जब हम इसमें बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वे काफ़ी कमज़ोर भी हैं, वे काफ़ी वीक हैं, है ना। और वो दिखते हैं बिल्कुल कैसे, तो स्केलेटन के जैसे, है ना। मतलब उनकी बॉडी जो है वो ऐसी हो गई है, उनका स्किन इतना थीन है कि पूछो मत। उससे जो हड्डियां हैं वो बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, है ना। उसके बॉडी से जो हड्डियां हैं वो बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। और क्या है, जब हम आगे इसमें देखते हैं तो कहता है कि उनका जो लाइफ है वो फॉगी स्लम के अंदर, अर्थात डर्ट और गार्बेज के अंदर ही उनका पूरा जीवन बीतता चला जा रहा है। अब क्लासरूम में वो जो मैप है, यहाँ पर आगे वाले लाइंस को पढ़ेंगे, सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। तो वहाँ पर जो क्लासरूम में डिस्प्ले किया गया है वो जो मैप है ना, वो उनके लिए फॉल्स है, उसमें कहीं कोई रियलिटी उनके लिए नहीं है ना। अब हम लोग चौथे स्टेंजा की ओर, तो चलो चौथा स्टेंजा जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम का ये चौथा स्टेंजा, बहुत ही चौथा और ये आखिरी स्टेंजा हो सकता है अनलेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग पढ़ने की शुरुआत या पहले ही लाइन को जब पढ़ेंगे, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज दैट सट अपॉन, है ना, दियर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। जैसे ही हम लोग इस वाले चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी पुअर है। जब हम लोग देखते हैं कि मैप जो है वो उनके लिए विंडो बन जाता है। मैप जो है विंडो कैसे बनेगा, आखिर कौन सी चीज़ें होंगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं दीवारों में छेद वगैरह भी होगा, दीवारें भी बेकार की होंगी, है ना। उन दीवारों के इस तरफ से उस तरफ तक देखा जा सकता होगा, और दीवारों के और अंदर से क्लासरूम में वो मैप जो है वो लगा दिया गया होगा, और ये बच्चे जो है उस मैप को उठा करके या हटाते होंगे तो शायद बाहर दिखता होगा। इसलिए ऐसा पोएट ने बताने की आपको कोशिश की है। यहाँ पर कहता है कि गवर्नर होगा, या ये बच्चे जो है वो क्या हैं, बिना टीचिंग के हैं, है ना। तो गवर्नर जो है, इंस्पेक्टर जो है, विजिटर्स जो हैं, ये सब जब आते हैं वहाँ पर तो वो क्या देखते हैं, तब उनको जो है वहाँ पर वो रियलिटी समझ नहीं आती है, रियलिटी वो देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके आने के समय में वो जो स्कूल होता है उस स्कूल में एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, है ना। मतलब वहाँ पर के पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल हैं वो क्या करते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, यानी कि एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, है ना। और क्या होता है कि अब यहाँ पर जो है वो पोएट कुछ होप करता है, कुछ उसको आशा है। वो कहता है कि ब्रेक को ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। यहाँ पर वो जो होप करता है वो यहाँ से आगे वाले लाइंस में आपको देखने को मिलेगा। वो विश्वास करता है कि शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो इस दीवारों को या इन दीवारों को जो चारों तरफ से उन बच्चों को घेर के रखा हुआ उसको वो तोड़ें और क्या करें, और वो बाहर अपने बाउंड्रीज से बाहर आएँ, है ना। और क्या करें, तो वो कहाँ आएँ, तो ओपन स्काई में आएँ, ग्रीन फील्ड में आएँ, हरे हरे फील्ड में वो आएँ, और क्या आएँ और क्या करें, और ये जो बुक है ना, बुक में वो जो ढूंढना चाहते हैं, जिन चीज़ों को वो पढ़ना चाहते हैं, वो उन बुक्स में भी उनकी आंखें जो है वो दौड़ें, है ना। और क्या है, और गोल्ड सैंड मतलब ये है कि वो जो उनको उनके सामने जो चीज़ें आएँ वो बिल्कुल उन चीज़ों को अपने अनुसार ढाल लें, अपने अनुसार बना लें, अर्थात सोने की तरह उनका लाइफ हो जाए, उनको आज़ादी दी जाए बोलने की, उनको आज़ादी दी जाए बाहर घूमने की, उनको आज़ादी दी जाए बुक्स को पढ़ने की, है ना। और अगर ऐसा उनके साथ होता है
तभी वो ग्लो कर पाएंगे, तभी वो क्रिएट कर पाएंगे हिस्ट्री। और जो उनका लैंग्वेज होगा वो सन की तरह होगा, अर्थात सूर्य की तरह ही वो ग्लो कर पाएंगे। मतलब जो सन होता है, जो सूर्य होता है, जितनी चमक उसमें होती है, सिमिलर चमक जो है, ऐसी ही चमक जो है उन बच्चों में आ जाएगी अगर उन्हें फ्रीडम मिलेगा और अच्छी टीचिंग का सहारा मिलेगा तब। अभी हम लोगों ने जो चीज़ों को देखा